पता नहीं कैसे पूरे गांव में सबके घर में गहनों की चोरी हो रही है। आखिर वो चोर कैसे पकड़े, ये समझ नहीं आ रहा ना। तो किसी को दिखाई देता है और ना ही किसी के हाथ लगता है। गांव वाले आपस में यही सब बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था चुड़ैल आकर उनके गहने चुरा लेती है, तो कोई कह रहा था गांव में बहुत बड़े चोर आते हैं। चंपा अपने परिवार के साथ एक छोटे से प्यार से घर में रहती थी और गांव के जमींदारों के यहाँ काम करके वो अपने घर का गुजर बसर करती थी। चंपा अपने घर में सारा काम करते और बाहर जमींदारों के यहाँ ठेके पर काम करके 2-4 पैसे कम कर अपना जीवन यापन करती थी। चंपा बहुत ही सीधी सादी, बहुत ही सुशील महिला थी। अरे बहू, तुम हमारे लिए कितना कुछ करती हो और हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाते, बस घर में बैठे रहते हैं। जमींदार के यहाँ मेरे लायक कोई काम हो तो पूछ लेना, मैं भी कल से तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे नहीं माँ जी, आप घर में आराम करिए, आपकी उम्र अब आराम करने की है, काम करने की नहीं। दोनों सास बहू आपस में यही सब बातें कर रही थी, क्योंकि चंपा के पति को गुजरे तकरीबन 2 साल हो चुके थे और उसके घर में अब कोई नहीं था जो 4 पैसे लाए सके। चंपा सुबह शाम काम करती और जमींदारों के यहाँ जाकर 4 पैसे लाती और अपने परिवार को चलाती थी। एक दिन चंपा खेतों से काम करके वापस घर को लौट रही होती थी, तभी उसकी पड़ोसन रानी वहां खड़ी होकर उससे बातें करने लगती है। और चंपा, कैसी हो? क्या चल रहा है? आजकल तुम दिखाई ही नहीं पड़ती हो। कल तो मैं तुम्हारे घर भी गई और सुना कि तुम काम पर गई हो, तो फिर वापस आ गई, तुमसे मुलाकात हो ही नहीं पाई। क्या बताऊं रानी भाभी, घर का सारा काम, सारी जिम्मेदारियां मुझे ही उठानी पड़ती है, इसलिए सुबह निकल जाती हूँ, शाम को घर वापस आती हूँ। और अभी भी मुझे चिंता लगी है कि मेरे घर में मुझे खाना बनाना है। जिम्मेदारियां बिना इंसान को बहुत कुछ सिखा देती हैं। देखो तो, तुम्हें अपनी सास की कितनी चिंता है। तुम एक अच्छी बहू हो, अभी भी तुम्हें अपनी सास की चिंता लगी हुई है, वरना आजकल की बहू में ठीक से बात तक नहीं करती। अरे रानी भाभी, एक दिन हम भी बूढ़े होंगे, ऐसा इंसान क्यों भूल जाता है। चलती हूँ भाभी, फिर मिलती हूँ आपसे। ऐसा कहकर चंपा अपने घर के लिए निकल जाती है। चंपा शाम का खाना बनाकर अपनी सासू माँ को खिलाकर उनको सुला देती है और अगली सुबह रोज की तरह वो काम पर निकल जाती है। पूरा दिन काम करने के बाद चंपा पैसे लेने के लिए जमींदार के पास जाती है। अरे जमींदार साहब तो बाहर गए हुए हैं, तुम्हें बताया नहीं? तुम्हें बताया नहीं है क्या? नहीं मालकिन, हमको तो पता ही नहीं। हम तो खेतों में काम कर रहे थे और शाम का वक्त था, तो सोचा पैसे लेती जाऊं, इसलिए मैं पैसे लेने आई थी। अरे मुझे बताया होता तो मैं तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठा करके रख लेती। वो क्या है ना, मैं अभी अभी सोनार के यहाँ से ये 6 तोले का सोने का हार लेकर आई हूँ। अरे मालकिन, हार तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल आपकी ही तरह। कितना सुंदर है, इतना सुंदर हार पहने हैं और मेरी नजर गई ही नहीं। आखिर कैसे? मालकिन, ये हार तो बहुत महंगा होगा ना? हाँ, और क्या, तुझे तो पता ही नहीं, पूरे 6 तोले का हार है। और पता है, ये इतना महंगा है कि तुम्हारी पूरी उम्र निकल जाएगी, फिर भी तुम इतना पैसा कम नहीं पाओगी। बहुत खूबसूरत है मालकिन। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ, कल जब जमींदार साहब आएंगे तो उनसे पैसे ले लूंगी। चंपा ये सब कहकर घर चली आती है। वापस आकर वो खाना बनाकर अपनी सासू माँ और खुद खाकर सो जाती है और सुबह फिर काम पर निकल जाती है। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि ये दिन उसके लिए रोज की तरह आम दिन होगा। उसका पता नहीं था कि उसके ऊपर कौन सी मुसीबत आने वाली है। सारा दिन काम करने के बाद चंपा आज जमींदार के पास पैसे लेने पहुंचती है, तो वहां देखते हैं लोगों की भीड़, ढेर सारे लोग, ढेर सारी भीड़। अरे पता नहीं कौन कमबख्त मालकिन का 6 तोले का सोने का हर चुरा ले गया। मालकिन का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया है। जमींदार की पत्नी बहुत ज्यादा रो रही होती है और वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। तभी अचानक से जमींदार की पत्नी की नजर चंपा पर पड़ जाती है। अचानक से भीड़ में खड़े चंपा की ओर इशारा करके कहती है, आप लोगों को चोर पकड़ने की जरूरत ही नहीं है,
चोर तो हमारे सामने ही खड़ा है। बताओ चंपा, तुमने मेरा सोने का हर क्यों चुरा लिया? तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो हम तुम्हें ज्यादा पैसे दे देते, लेकिन तुमने ये जो चोरी कर ली, ये बहुत बड़ा गुनाह किया। तुम जैसे गरीब लोगों को इसीलिए भगवान ने गरीब बनाया है। अरे भाग्यवान, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता भी है पूरे गांव में चंपा की बधाई होती है कि वो कितनी सीधी शादी और कितनी ईमानदार है। अरे, इन गरीबों को तुम नहीं जानते हो। ये दिखाई कुछ और है और होते कुछ और हैं। ऐसे गरीब लोग चोरी करते हैं, सीधे नहीं होते। क्यों चंपा, मैं सही कहा ना? बता, मेरे सोने का हर कहाँ चुराया है तूने? मालकिन, मैं तो बस कल आपके सोने के हर की तारीफ की थी। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं पता। अरे, तुम सब देख क्या रहे हो? ये ऐसे अपना सच कबूल नहीं करेगी, इसको मारो और तब तक मरते रहो जब तक ये सच कबूल ना कर ले और ये बता ना दे कि हार को चोरी इसी ने किया है। सब लोग मिलकर उसकी पिटाई करने लगते हैं और उसको इतना पीटते हैं कि वो भगवान को प्यारी हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। इस हाथ से गांव के हर व्यक्ति के दिल में डर बैठ गया था। लेकिन वक्त है सब कुछ भुला देता है। सब वैसे ही चलता रहता है गांव में, पहले के जैसा माहौल हो जाता है। अरे रानी, मुझे तो नहीं लगता चंपा ऐसा कभी कर सकती थी। बेचारी इतनी सीधी, शादी अपना परिवार चलती थी, गरीब थी लेकिन ईमानदार थी। मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। हाँ बहन, मुझे भी पता है चंपा ऐसी नहीं थी, लेकिन हम गरीब हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपना जीवन यापन कर सकते हैं, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं होता उसकी दुनिया रुलाती है। सही, रानी और सुषमा आपस में बातें कर रही थी और चंपा किसी के भी दिल और दिमाग से नहीं है रही थी। इस बात को कई महीने बीत जाते हैं और रानी को अभी भी विश्वास नहीं होता है कि चंपा ऐसा कर सकती है। अजी, मुझे तो कभी भी चंपा की याद दिल से नहीं जाती। बेचारी इतनी अच्छी थी, पता नहीं किसकी नजर थी उस पर। बड़ी भली थी। फिर से चोरी हो गई है। पता लगाओ ये चोरी कौन कर रहा है और उसे ढूंढकर उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, वो भी पूरे गांव के सामने। किसकी हिम्मत है जो बार बार चोरी कर रहा है? जमींदार के नौकर घर घर जाकर सबके घरों की तलाशी लेते हैं, लेकिन किसी भी गांव वाले के घर में जमींदार के चोरी का सामान या सोना नहीं मिलता। गांव के लोग भी बहुत हैरान थे। अरे रानी बहन, तुम्हें पता है, जमींदार के घर में जितनी भी नौकरानियां और नौकर थे, उनको सबको तलाशी लेने के लिए घर घर भिजवाया गया है ताकि वो चोर पकड़ा जाए। हाँ, सुना तो मैं भी है, लेकिन चोर कौन है ये अब तक पता नहीं चल पाया है। लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। इस होने के हुए 1 हफ्ता बीत चुका था और उसके तुरंत बाद ही गांव में एक घर में फिर से चोरी हो जाती है। वहां भी सोने का सामान चोरी हो जाता है और उनका कीमती हार भी शामिल होता है। और जमींदार ने जिन लोगों को काम में लगवाया था, उनका कहना था कि ये काम कोई चुड़ैल कर रही है, क्योंकि ना तो उसका पता चल पा रहा है, ना ही तो कोई देख पा रहा है। लोग रात रात भर जाकर चोर को ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता और चोरी हो जाती है। आज के समय में ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। तुम लोग नई नई कहानी बना रहे हो क्योंकि तुम लोगों को मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए तुम लोग बहाना बना रहे हो। मालिक, जब हम लोग रात में दस्त लग रहे थे तो हमने देखा एक लाल आंखों वाली चुड़ैल को जो घूम रही थी, उड़ रही थी। हम सच कह रहे हैं मालिक। तुम लोग चुप रहो, आज रात बड़ा मैं दूंगा और देखता हूं कि कौन सी चुड़ैल आती है, वो भी लाल आंखों वाली गंदी चुड़ैल। और अगर वो चुड़ैल नहीं दिखाई, उसके बाद मैं तुम लोगों को बताता हूं। देर रात जमींदार घर के बाहर गश्त करने के लिए निकल पड़ा। तभी उसे एक परछाई उसके घर की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो एक औरत थी जिसकी आंखें सच में लाल थी, जिसका जमींदार पीछा करता है, लेकिन आगे जाते ही वो औरत गायब हो जाती है और जमींदार के घर से आवाज आने लगती है। जमींदार तोड़कर घर जाता है और देखता है उसकी पत्नी जमीन में पड़ी होती है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, क्या हुआ? दुख हुआ ना? अपना कोई जाता है तो दुख होता है ना? इसी तरह तुम लोगों ने मुझे मारा था, इसी तरह
तड़प तड़प का तेरी पत्नी ने ही मुझे मरवाया था ना, और आज देख मैंने उसे मार दिया है। अब सब गांव वाले मारे जाएंगे, सारे के सारे। जमींदार चुड़ैल के आगे बहुत माफी मांगता है और रोता गिड़गिड़ाता रहता है, लेकिन चुड़ैल उसे माफ नहीं करती है क्योंकि चुड़ैल उसकी पत्नी को मार चुकी थी। जमींदार की पत्नी की मौत के बाद गांव में और भी मैते होने लगते हैं। उस चुड़ैल ने ही मेरी पत्नी को तो खत्म कर दिया है, क्योंकि मेरी पत्नी बेवजह के इल्जाम में बिना कहे सुने किसी की जान ले ली। उसने एक सीधी साधी और ईमानदार औरत पर चोरी का इल्जाम लगाया जो बेबुनियाद और झूठा था। उसकी सजा मिल गई, लेकिन जो बेकसूर है, गांव वाले, जिनको इस मामले से कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी उनकी मौतें हो रही हैं, उनको रोकना होगा। अलख निरंजन, घर घर इंजन में कुछ न कुछ इंतजाम करके ही रहूंगा। तुम परेशान मत हो। मैं किसी भी बेकसूर को जान नहीं जमाने दूंगा। मैं उसे आत्मा से माफी मांगता हूं, और आप सब गांव वालों को माफी मांगना पड़ेगा। और फिर अगले दिन तांत्रिक गांव वालों के साथ मिलकर एक यज्ञ करता है, जिसमें वो उसे आत्मा को मुक्ति देने के लिए हवन करता है, यज्ञ करता है। उसके बाद चंपा की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो आराम से इस दुनिया से जा रही होती है। उसने सबको माफ कर दिया होता है, क्योंकि माफी सबसे बड़ा अच्छा काम है। और फिर उस गांव में कभी कोई बेकसूर नहीं मारा जाता और सब लोग राजी खुशी हंसी खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। और वो जमींदार दूसरों की खूब मदद करता है और गरीब लोगों की खूब दुआ लेता है, और फिर कभी दोबारा वो किसी गरीब को हानि नहीं पहुंचता है और उनकी भरपूर मदद करता है।